सत्यम के हाथ से गलती से पानी का एक गिलास छलक गया था, जिसकी कुछ बूंदें रिया के डिजाइनर गाउन के किनारे पर गिर गई थी। बस इस सूट की कीमत तुम्हारी पूरे साल की कमाई से ज्यादा है। अंधे हो क्या, या गरीबी की वजह से नजर भी कमजोर हो गई है? अहंकार उसके चेहरे पर मेकअप से ज्यादा गहरा पुता हुआ था। बस इतनी सी गलती और तूफान खड़ा हो गया था। आई एम सॉरी मैम, मेरा ध्यान नहीं था। लाइए मैं साफ कर देता हूँ। आई एम सॉरी मैम, मेरा ध्यान नहीं था, सत्यम ने बहुत ही विनम्रता से धीमी आवाज में कहा। उसने अपनी जेब से एक साफ रुमाल निकाला और आगे बढ़ा। लाइए मैं साफ कर देता हूं। खबरदार, जो मुझे हाथ भी लगाया। रिया ने झटके से पीछे हटते हुए चिल्लाई, जैसे सत्यम के छूने से उसे कोई बीमारी लग जाएगी। उसने सत्यम के हाथ से वो रुमाल झपटा और उसे जमीन पर फेंक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना ये 2 टके का रुमाल दिखाने की? तुम्हें पता है मैं कौन हूं? और तुम यहाँ कर क्या रहे हो? ये रॉयल ओक होटल है, कोई धर्मशाला नहीं जहां मुंह उठाए चले आए। सत्यम ने जमीन पर पड़े अपने रुमाल को देखा, फिर रिया की आंखों में। उसकी आंखों में न गुस्सा था न डर, बस एक गहरा ठहराव था जिसे पढ़ पाना रिया के बस की बात नहीं थी। भीड़ तमाशबीन बनी खड़ी थी। वेटर, मैनेजर और वहां मौजूद बड़े बड़े बिजनेसमैन, कोई भी आगे नहीं आया। सबको रिया के पिता मिस्टर विक्रम सिंघानिया के रुतबे का डर था। सब यही सोच रहे थे कि ये साधारण सा लड़का अब बुरी तरह फंस गया है। मैम गलती हुई है, मैं माफी मांग चुका हूँ। इंसान से ही गलती होती है। सत्यम ने अपनी नजरें नीची रखते हुए लेकिन मजबूत आवाज में कहा। इस बात ने रिया के गुस्से में घी का काम किया। एक गरीब साधारण दिखने वाला लड़का उसके सामने जुबान लड़ा रहा है। इंसान? तुम लोग इंसान नहीं, बोझ हो। तुम जैसे लोग सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए पैदा होते हो। एसी की हवा खाने चले आते हैं इंटरव्यू के बहाने। गार्ड्स कहाँ हैं सब? इंसान? रिया हंसी, एक बहुत ही क्रूर और अपमानजनक हंसी। तुम लोग इंसान नहीं, बोझ हो। तुम जैसे लोग सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए पैदा होते हैं, एसी की हवा खाने चले आते हैं इंटरव्यू के बहाने। गार्ड्स कहाँ हैं सब? 2 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड्स भागते हुए आए। रिया ने सत्यम की ओर उंगली उठाई, जैसे किसी कचरे की तरफ इशारा कर रही थी। इस आदमी को अभी के अभी बाहर फेंको और सुनिश्चित करना कि ये दोबारा इस बिल्डिंग के आसपास न दिखे। इसका हुलिया देखकर ही मुझे घिन आ रही है। चल बे, निकल यहां से। गार्ड ने सत्यम का बांह पकड़ी। चल बे, निकल यहां से। सत्यम ने एक बार अपना हाथ छुड़ाया, कपड़े ठीक किए और गार्ड की आंखों में ऐसे देखा कि गार्ड भी एक पल के लिए सहम गया। फिर उसने रिया की तरफ देखा। मैम, सत्यम ने बहुत धीमे स्वर में कहा। मैम, कपड़े गंदे हो तो धोए जा सकते हैं, लेकिन सोच गंदी हो जाए तो दुनिया का कोई महंगा साबुन उसे साफ नहीं कर सकता। क्या कहा तुमने? तुम्हारी इतनी औकात? औकात वक्त बताता है मैम, इंसान नहीं। क्या कहा तुमने? रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी इतनी औकात? औकात वक्त बताता है मैम, इंसान नहीं, सत्यम ने कहा और अपना फाइल फोल्डर सीने से लगाकर बिना किसी बहस के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसके जाने के बाद भी हॉल में सन्नाटा था। रिया अभी भी गुस्से में फुफकार रही थी, लेकिन वहां खड़े कुछ बुजुर्गों के चेहरों पर एक अजीब सी लकीर थी, जैसे उन्होंने अभी अभी कुछ ऐसा देखा हो जो सामान्य नहीं था। उस लड़के की चाल में, उसके अपमान सहने के तरीके में कुछ तो ऐसा था जो एक आम बेचारे जैसा नहीं था। बाहर निकलते ही सत्यम ने एक गहरी सांस ली। दोपहर की चिलचिलाती धूप उसके चेहरे पर पड़ी। उसने अपना फ़ोन निकाला जो वाइब्रेट हो रहा था। स्क्रीन पर नाम था विक्रम सिंघानिया, वही विक्रम सिंघानिया जो रिया के पिता थे। सत्यम ने एक पल के लिए फ़ोन को देखा, फिर उसे साइलेंट करके जेब में रख लिया। वो जानता था कि अभी खेल शुरू हुआ है। होटल के बाहर की दुनिया वैसे ही शोरगुल से भरी थी, लेकिन सत्यम के अंदर एक गहरा सन्नाटा था। उसने अपनी जेब से वो रुमाल निकाला जो रिया ने कचरा समझकर फेंक दिया था। धूल झाड़ी, उसे करीने से तय किया और वापस जेब में रख लिया। वो रुमाल सस्ता था, पर उसकी माँ के हाथ का बुना हुआ था। कुछ चीज़ें कीमत से नहीं, कदर से अनमोल होती हैं। ये बात रिया जैसी लड़की को समझाना पत्थर पर सिर पटकने जैसा था। तभी उसकी जेब में रखा फोन फिर से थरथराया। विक्रम सिंघानिया। तीसरी कॉल।
सत्यम ने एक पल के लिए होटल की गगनचुंबी इमारत को देखा, जहां शीशे की दीवारों के पीछे रिया का अहंकार सुरक्षित था। उसने फोन कान से लगाया। सत्यम जी, आप कहाँ हैं? मीटिंग शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। बोर्ड मेंबर्स आ चुके हैं। बोर्ड मेंबर्स आ चुके हैं और वो इन्वेस्टर भी लाइन पर हैं। प्लीज जल्दी आइए, आज का दिन हमारी कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है। विक्रम सिंघानिया की आवाज में बेचैनी साफ झलक रही थी। एक अरबपति बिजनेसमैन एक 25 साल के लड़के से विनती कर रहा था। मैं लॉबी में ही था सर, बस कुछ देर के लिए रुक गया था, सत्यम ने शांत स्वर में कहा। मैं लॉबी में ही था सर, बस कुछ देर के लिए रुक गया था। मैं ऊपर आ रहा हूँ, लिफ्ट के पास हूँ। उधर 40वें फ्लोर पर सिंघानिया ग्रुप के आलीशान बोर्डरूम में माहौल तनावपूर्ण था। रिया अभी भी गुस्से में फुफकार रही थी। वो अपने पिता की कुर्सी के पास बैठी अपने महंगे फोन पर उंगलियां पटक रही थी। डैड, आपको यकीन नहीं होगा कि नीचे क्या हुआ। सिक्योरिटी इतनी ढीली हो गई है कि कोई भी फटीचर अंदर चला आ रहा है। एक लड़के ने मेरी ड्रेस खराब कर दी। मैंने उसे बाहर फेंकवा दिया है, लेकिन मेरा पूरा मूड ऑफ है। विक्रम सिंघानिया अपनी फाइलों में उलझे हुए थे। उन्होंने सरसरी तौर पर बेटी की बात सुनी। रिया, प्लीज, अभी इन छोटी मोटी बातों का वक्त नहीं है। तुम्हें पता है आज हम किससे मिलने वाले हैं? एसपी वेंचर्स का मालिक, वो साइलेंट इन्वेस्टर जिसने पिछले 6 महीनों में हमारी डूबती हुई मार्केट वैल्यू को संभाला है। हाँ, कोई होगा पुराना खूसट बिजनेसमैन, रिया ने लापरवाही से कहा, अपना मेकअप ठीक करते हुए। मुझे बस साइन करना है ना, मैं कर दूंगी, बस जल्दी फ्री कर देना, मुझे स्पा जाना है। विक्रम ने चश्मा उतार कर मेज पर रखा और गंभीर आवाज में कहा। रिया, तमीज से, वो पुराना खूसट नहीं है। मैंने सुना है वो काफी यंग है और बहुत ही जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, लेकिन बिजनेस की दुनिया में उसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। अगर उसने आज फंडिंग रोक दी तो हम सड़क पर आ जाएंगे। हमारा स्टेटस, ये गाड़ियां, ये होटल, सब दांव पर है। रिया ने पहली बार पिता के चेहरे पर इतना डर देखा। वो चुप हो गई, लेकिन उसका अहंकार अभी भी उसे ये मानने नहीं दे रहा था कि कोई भी उसके पिता से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। ठीक है डैड, मैं अपना बेस्ट बिहेवियर दिखाऊंगी, उसने व्यंग में कहा। वैसे भी कोई भी हो, सिंघानिया खानदान के सामने तो झुकेगा ही। तभी बोर्डरूम के भारी ओकवुड दरवाजे पर दस्तक हुई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सारे डायरेक्टर अपनी कुर्सियों पर सीधे होकर बैठ गए। विक्रम सिंघानिया ने अपनी टाई ठीक की और दरवाजे की तरफ देखा। कम इन, विक्रम ने कहा। दरवाजा धीरे से खुला। सबसे पहले पीए अंदर आया और उसने सम्मान से रास्ता छोड़ दिया। सर, मिस्टर सत्यम पधारे हैं। रिया ने एक बड़ी प्रोफेशनल मुस्कान चेहरे पर चिपका ली। उसने कुर्सी घुमाई ताकि वो आने वाले वीआईपी का स्वागत कर सके। उसकी आंखों में चमक थी, किसी अमीर शहजादे को देखने की उम्मीद थी। और फिर सत्यम अंदर दाखिल हुआ। वही चेक शर्ट, वही धूल भरे जूते, वही पुरानी फाइल हाथ में और चेहरे पर वही सौम्य हल्की सी मुस्कान। रिया की मुस्कान उसके चेहरे पर ही फ्रीज हो गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गले में कांटेदार तार फंसा दिया हो। तुम? वो अपनी कुर्सी से लगभग उछल पड़ी। यहां कैसे आए? सिक्योरिटी को किसने बुलाया? ये वही वेटर है जिसे मैंने अभी। रिया, विक्रम सिंघानिया ने अपनी बेटी को डांटते हुए रोका। उनकी आवाज में कड़ापन था। रिया हक्की बक्की होकर अपने पिता को देखने लगी। डैड, आप समझ नहीं रहे, ये वही बदतमीज लड़का है जिसने नीचे। लेकिन विक्रम सिंघानिया अपनी कुर्सी से खड़े हो चुके थे। और सिर्फ वही नहीं, बोर्ड रूम में बैठे बाकी 12 लोग जो शहर के नामी गिरामी लोग थे, वे सब भी अपनी कुर्सियों से सम्मान में खड़े हो गए थे। रिया का दिमाग शून्य पड़ गया। ये क्या हो रहा है? एक फटीचर से दिखने वाले लड़के के लिए उसके पिता खड़े हैं। सत्यम कमरे के बीचों बीच चला आया। उसने एक बार भी रिया की तरफ नहीं देखा। उसकी नजरें सीधे विक्रम पर थीं। विक्रम सिंघानिया टेबल के उस पार से आगे आए और अपना हाथ बढ़ाया। स्वागत है सत्यम सर, हमें लगा आप शायद ट्रैफिक में फंस गए थे। सत्यम ने विक्रम का हाथ नहीं थामा। उसने बस अपने दोनों हाथ जोड़कर एक विनम्र नमस्ते किया। ट्रैफिक में नहीं सर, कचरे में फंस गया था। कुछ लोग रास्तों को साफ रखने के बजाय इंसानों को साफ करने में ज्यादा यकीन रखते हैं।
उसकी बात का मर्म समझते ही विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। रिया अभी भी मुंह खोले खड़ी थी। उसका दिमाग ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि जिस लड़के को उसने 2 टके का कहा था, उसके सामने उसका बाप क्यों झुका हुआ है। सत्यम धीरे से उस कुर्सी की तरफ बढ़ा जो चेयरमैन के ठीक बगल में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिए खाली रखी गई थी, रिया के ठीक सामने। उसने अपनी पुरानी फाइल मेज पर रखी। फाइल की खट की आवाज उस सन्नाटे में किसी हथौड़े की चोट जैसी लगी। रिया के हलक से आवाज नहीं निकल रही थी। उसे लग रहा था जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक रही है। ये कोई साधारण लड़का नहीं था, लेकिन ये आखिर था कौन? सत्यम के बैठते ही कमरे की हवा बदल गई। विक्रम सिंघानिया के माथे पर पसीने की बारीक बूंदें चमकने लगी थीं। उन्होंने जल्दी से एक इशारा किया और सारे डायरेक्टर्स वापस अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। सिर्फ रिया अभी भी खड़ी थी, पत्थर की मूरत बनी हुई। बैठ जाओ रिया, विक्रम ने दबी हुई लेकिन सख्त आवाज में कहा। बैठ जाओ रिया। रिया किसी कठपुतली की तरह धम से कुर्सी पर गिर गई। उसकी नजरें सत्यम के साधारण जूतों पर टिकी थीं, जो पॉलिश किए हुए इटालियन मार्बल के फर्श पर बेहद अजीब लग रहे थे। विक्रम ने गला साफ किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम सिंघानिया ग्रुप के भविष्य का फैसला करने के लिए यहाँ हैं, और हमारे लिए इसके फाउंडर और हमारे मुख्य निवेशक आज खुद हमारे बीच मौजूद हैं। मुख्य निवेशक मिस्टर सत्यम प्रकाश। ये नाम सुनते ही रिया को झटका लगा। उसने बिजनेस मैगजीन में ये नाम कई बार पढ़ा था। एक ऐसा नाम जिसने पिछले 3 सालों में रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तहलका मचा रखा था, लेकिन किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था। लोग कहते थे वो विदेश में रहता है या शायद कोई बहुत बुजुर्ग आदमी है, और वो ये था, ये 25 साल का लड़का। सत्यम ने विक्रम की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस अपनी फाइल खोली। उसके हाथ में एक सस्ता सा पेन था जिसकी रिफिल शायद आधी खाली हो चुकी थी। विक्रम सर। सत्यम की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी धार थी जो हड्डियों तक उतर जाए। विक्रम सर, तारीफों का वक्त नहीं है। मैं यहाँ बिजनेस की बात करने आया हूं और संस्कारों की। उसने अपनी फाइल से एक कागज निकाला और टेबल के बीच में सरका दिया। ये क्या है? रिया के मुंह से अनजाने में निकल गया। सत्यम ने पहली बार रिया की आंखों में देखा। उसकी निगाहों में अब भी वही अजीब सा खालीपन था, न गुस्सा न नफरत, बस एक आईना जिसमें रिया को अपना कुरूप चेहरा दिख रहा था। यह आपकी कंपनी की पिछले क्वार्टर की बैलेंस शीट है मिस रिया, और इसके नीचे वो रिपोर्ट है जो बताती है कि आपके लेबर रिलेशंस कितने खराब हैं। मजदूरों का अपमान, पेमेंट में देरी और मैनेजमेंट का अहंकार। जल्दी से विक्रम बीच में बोले, सर वो तो बस छोटी मोटी दिक्कतें हैं, हम उन्हें सुलझा लेंगे। छोटी दिक्कतें? इंसान को बोझ समझना छोटी दिक्कत है? किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना छोटी दिक्कत है? विक्रम सर, एक कंपनी का कल्चर उसके सबसे नीचे के कर्मचारी से नहीं बल्कि सबसे ऊपर बैठे मालिक के बर्ताव से तय होता है। विक्रम सर, एक कंपनी का कल्चर उसके सबसे नीचे के कर्मचारी से नहीं बल्कि सबसे ऊपर बैठे मालिक के बर्ताव से तय होता है। सत्यम खड़ा हो गया। वो खिड़की के पास गया और नीचे शहर को देखने लगा। मैं एक किसान का बेटा हूं सर। मेरे पिताजी कहते थे, फसल चाहे कितनी भी ऊंची हो जाए, अगर उसकी जड़ें जमीन छोड़ दें तो पहली आंधी में वह गिर जाती है। सिंघानिया ग्रुप आज एक बहुत ऊंची फसल है, लेकिन इसकी जड़ें सड़ चुकी हैं। उसने मुड़कर रिया की तरफ देखा। आज नीचे लॉबी में जो हुआ वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, वो सबूत था। सबूत इस बात का कि आपको लगता है पैसा आपको किसी का भी अपमान करने का लाइसेंस देता है। रिया का चेहरा शर्म से नहीं, अभी भी अपमान से जल रहा था। तो तुम सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए यहाँ आए हो? मेरे डैड की कंपनी खरीद ली तो क्या आप मुझे लेक्चर दोगे? रिया चुप रहो। खरीदी नहीं है रिया जी, बचाई है, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मैंने गलती की। रिया, विक्रम चिल्लाए। चुप रहो। सत्यम हल्का सा मुस्कुराया, एक बहुत ही दुखद मुस्कान। खरीदी नहीं है रिया जी, बचाई है, लेकिन मुझे अब लग रहा है कि मैंने गलती की। वो वापस अपनी कुर्सी के पास आया और फाइल बंद कर दी। विक्रम सर, मैं अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले रहा हूं। कमरे में जैसे बम फट गया हो। डायरेक्टर एक दूसरे को देखने लगे। विक्रम का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। नहीं सत्यम सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। विक्रम लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले, अगर आपने अभी हाथ खींच लिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ेगी, हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। प्लीज सर, रिया नादान है, उससे गलती हो गई। सत्यम ने अपनी घड़ी देखी, एक साधारण सी डिजिटल घड़ी। गलती और गुनाह में फर्क होता है सर।
पैर पर पैर पड़ जाना गलती है, लेकिन किसी के आत्मसम्मान को कुचलना गुनाह है। लेकिन मैं उन हजारों कर्मचारियों की सजा आपको नहीं देना चाहता जो ईमानदारी से काम करते हैं। मेरी एक शर्त है। उसकी चुप्पी ने सबको सांस रोके रखने पर मजबूर कर दिया। मेरी एक शर्त है। क्या? कोई भी शर्त, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। विक्रम ने हाथ जोड़ लिए। मेरी शर्त यह है कि कंपनी का मैनेजमेंट बदलेगा पूरी तरह से, और शुरुआत सबसे ऊपर से होगी। सत्यम ने रिया की तरफ उंगली उठाई। रिया जी, इस कंपनी में अब डायरेक्टर नहीं रहेंगी। रिया झटके से खड़ी हो गई। व्हाट? डैड, ये पागल हो गया है। ये मेरी कंपनी है। चुप रहो रिया। विक्रम ने मेज पर मुक्का मारा। सुनिए सर, प्लीज जारी रखिए। रिया जी इस कंपनी में अब डायरेक्टर नहीं रहेंगी। सत्यम ने अपनी बात पूरी की। ये अगले 6 महीने तक इस कंपनी में इंटर्न बनकर काम करेंगी, और इनका काम होगा कंपनी के सबसे निचले स्तर के कर्मचारियों के साथ काम करना, उनकी समस्याएं सुनना, उनके साथ कैंटीन में खाना खाना और उनसे मेहनत की रोटी का स्वाद कैसा होता है। और अगर इन्होंने ये करने से मना किया तो? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। तो मैं इसी वक्त अपनी डील कैंसिल कर दूंगा। फैसला आपके हाथ में है। 5,000 करोड़ की कंपनी या बेटी का झूठा अहंकार। विक्रम ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक पिता और एक बिजनेसमैन के बीच की जंग उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। रिया को यकीन था कि उसके डैड उसे कभी ऐसा नहीं करने देंगे। वो उनकी लाडली थी। वो उसे कभी उन गंदे मजदूरों के बीच नहीं भेजेंगे। विक्रम ने आंखें खोली। उनकी आंखों में नमी थी, लेकिन फैसला हो चुका था। उन्होंने रिया की तरफ देखा। रिया, उनकी आवाज भारी थी। कल सुबह 9 बजे HR डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना। तुम्हारी नई पोस्टिंग वेयरहाउस में होगी। डैड, आप सीरियस नहीं हो सकते। मैं वेयरहाउस में? उन पसीने से बदबूदार लोगों के बीच में? हाँ, विक्रम ने पहली बार बेटी की आंखों में आंखें डालकर कहा। शायद तभी तुम्हें समझ आएगा कि जिस पसीने से तुम्हें बदबू आती है, उसी पसीने ने इस AC कमरे की खुशबू खरीदी है। रिया धम्म से कुर्सी पर गिर गई। उसका गुरूर, उसका स्टेटस, उसकी दुनिया, सब कुछ कांच के महल की तरह चकनाचूर हो गया था। और तोड़ने वाला कोई और नहीं, वही साधारण लड़का था जिसका रुमाल अभी भी टेबल पर पड़ा था, उसकी जीत के झंडे की तरह। सत्यम ने अपना रुमाल उठाया और जेब में रख दिया। कल मिलते हैं मिस रिया। उम्मीद है कल आप इंसान बनकर मिलेंगी, मैडम बनकर नहीं। वो मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आया था, शांत, सरल और बेदाग। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली बदलाव तो अब शुरू होने वाला था। गोदाम की टीन की छत दोपहर की धूप में तवे की तरह तप रही थी। पसीने की बूंद रिया की गर्दन से लुढ़कती हुई उसकी कॉलर में समा गई। 6 महीने कहने को सिर्फ 180 दिन होते हैं, लेकिन रिया के लिए ये 180 साल जैसे थे। उसके हाथ जो कभी सिर्फ मैनिक्योर के लिए उठते थे, अब गत्ते के डिब्बों की रगड़ से खुरदुरे हो गए थे। उसके चेहरे से वो महंगा मेकअप गायब था और उसकी जगह थी थकान और हकीकत की एक परत। लंच ब्रेक की घंटी बजी। रिया एक कोने में बैठी अपनी पानी की बोतल खोल रही थी। तभी उसके पास एक बुजुर्ग मजदूर रामदीन काका आकर बैठे। उन्होंने अपना टिफिन खोला, मोटी रोटियां और आम का अचार। बिटिया, काका ने संकोच से पूछा, थोड़ा लोगी? घर का बना है। 6 महीने पहले वाली रिया शायद टिफिन पर लात मार देती, लेकिन आज की रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि कैसे उसने उस दिन सत्यम के हाथ से रुमाल छीना था। आज उसे समझ आ रहा था कि भूख और प्यास का कोई स्टेटस नहीं होता। उसने कांपते हाथों से रोटी का टुकड़ा लिया। शुक्रिया काका, उसने कहा। यह शायद उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसने किसी गरीब को दिल से शुक्रिया कहा था। उस सूखी रोटी का स्वाद उसे किसी भी 5 स्टार होटल के खाने से ज्यादा मीठा लगा, क्योंकि उसमें मेहनत और सम्मान था। अगले दिन हेड ऑफिस, बोर्ड रूम, वही कमरा, वही लोग, वही सन्नाटा, लेकिन इस बार हवा बदली हुई थी। रिया अपनी पुरानी जगह पर नहीं, बल्कि कमरे के कोने में एक साधारण कुर्सी पर बैठी थी। उसने एक सादी सलवार कुर्ता पहना था, कोई गहना नहीं, कोई ब्रांडेड घड़ी नहीं। विक्रम सिंघानिया खड़े हुए। उनका चेहरा आज एक पिता का नहीं, बल्कि एक सख्त जज का लग रहा था। पिछले 6 महीनों में हमारी कंपनी ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव हमारे कल्चर में आया है। और ये बदलाव मेरी बेटी की वजह से नहीं, बल्कि उस शख्स की वजह से आया है जिसने हमें आईना दिखाया।
उन्होंने सत्यम की ओर इशारा किया, जो हमेशा की तरह शांत बैठा था। मैं बूढ़ा हो रहा हूं। सिंघानिया ग्रुप को अब एक नई सोच की जरूरत है, एक ऐसे लीडर की जो एसी कमरे में बैठकर नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर फैसले ले, जो कर्मचारियों को लेबर नहीं परिवार समझे। रिया की धड़कनें रुक गईं। उसे लगा अब उसका इम्तिहान खत्म हुआ। अब डैड उसे वापस उसकी कुर्सी सौंप देंगे। उसने 6 महीने तपस्या की है, अब उसे फल मिलेगा। विक्रम ने एक लिफाफा उठाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं और सिंघानिया ग्रुप का नया सीईओ बोर्ड की सर्वसम्मति और मेरी मर्जी से नियुक्त किया जाता है। रिया अपनी जगह से हल्की सी उठी। मिस्टर सत्यम प्रकाश। कमरे में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रिया जहां थी वहीं जम गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसे बहुत जोर का तमाचा मारा हो। उसका वजूद, उसका भविष्य, उसकी कंपनी, सब कुछ एक पल में उसके हाथों से फिसल गया था। वो अविश्वास से अपने पिता को देखने लगी। डैड, लेकिन मैं? विक्रम उसके पास आए। उनकी आंखों में दर्द था, लेकिन फैसला अटल था। रिया, उन्होंने सबके सामने कहा, विरासत में संपत्ति मिल सकती है बेटा, लेकिन काबिलियत और कुर्सी कमानी पड़ती है। तुमने 6 महीने मेहनत जरूर की है, लेकिन तुम अभी लीडर बनने के लिए तैयार नहीं हो। सत्यम ने शून्य से शुरुआत करके अपना साम्राज्य खड़ा किया है। उसे पता है कि नीचे गिरने का दर्द क्या होता है, इसीलिए वो कभी किसी को गिरने नहीं देगा। रिया की आंखों से आंसू बह निकले, गुस्से के नहीं, पछतावे के। उसे आज समझ आया कि सत्यम ने उस दिन क्या कहा था, औकात वक्त बताता है। आज वक्त ने उसे बता दिया था कि सिर्फ सरनेम सिंघानिया होने से कोई महान नहीं बन जाता। सत्यम अपनी कुर्सी से उठा। वो धीरे धीरे रिया के पास आया। रिया ने नजरें झुका ली। उसे शर्म आ रही थी। उसे वो हर एक शब्द याद आ रहा था जो उसने सत्यम को कहे थे। गंदे, गरीब, बोझ। रिया जी, सत्यम ने वही पुराना विनम्र स्वर इस्तेमाल किया। रिया ने भीगी पलकों से ऊपर देखा। सत्यम ने अपनी जेब से एक पेन निकाला और रिया की तरफ बढ़ाया। सीईओ मैं हूं, लेकिन कंपनी आपकी भी है। गोदाम में रामदीन काका आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे बिटिया मेहनत करना सीख गई है। एक अच्छे लीडर की शुरुआत वहीं से होती है। जिस दिन आप दूसरों के सम्मान को अपनी दौलत से ऊपर समझेंगी, यह कुर्सी आपका इंतजार करेगी। रिया ने कांपते हाथों से वो पेन लिया। उस साधारण से पेन का वजन उसे अपनी सारी ज्वेलरी से ज्यादा भारी लगा। उसने अपने हाथ जोड़े। मुझे माफ कर दीजिए सर। सत्यम ने बस सिर हिलाया। उसने मुड़कर विक्रम सिंघानिया के पैर छुए और सीईओ की कुर्सी पर नहीं बल्कि उसके बगल वाली साधारण सी कुर्सी पर बैठ गया। उस दिन रिया सिंघानिया ने अपनी कंपनी खो दी, अपनी दौलत खो दी, लेकिन उसने खुद को पा लिया। उसे समझ आ गया कि इंसान की असली कीमत उसके बैंक बैलेंस में नहीं, उसके व्यवहार में होती है। शुक्रिया काका। क्योंकि घमंड की उम्र बहुत छोटी होती है, लेकिन संस्कारों की जड़ें बहुत गहरी।